सतराम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के को फतेह। भेजिए, व्यास नारायण को भेजिए वो जी आज के भाई साहब मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हम सब लोगों के लिए और पूरी जो 85% बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत खास का दिन है, जो कि आज के ही दिन 11 अप्रैल 1827 को सत्य शोधक संस्थापक ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है आज। और पूरी वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उनके जन्म दिवस की सभी को लख लख बधाई। और उनके जीवनी पर आज हम सब खास वार्ता के लिए हम जुड़े हुए हैं और उनकी जीवनी और उनकी परिचर्चा को लेकर हम आज बारी बारी से हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया ऐसे संत महापुरुषों के जीवनी को लेकर ना तो कोई चर्चा रखती है, परिचर्चा रखते हैं, ना ही कभी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वॉइस ऑफ मानवता चैनल हम लोगों का दायित्व है कि संत महापुरुषों के विचारों को समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने लाते रहे। आज की इस परिचर्चा को मैं शुरू करने से पहले रेखा कौशिक जी का, राजेंद्र बंजारे जी का और कामिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार हमें कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और अपने विचार रखने के लिए आज के इस डिबेट में खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रेखा जी से चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। जो रेखा कौशिक जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक समरसता के वाहक, महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत, राष्ट्र के उन्नयन हेतु आजीवन समर्पित रहने वाले युग पुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म जयंती पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। 1 वर्ष के अवस्था में ही उनके माता जी का निधन हो गया था। उनका लालन पालन सगुना दाई के द्वारा हुआ। इनके परिवार कई पीढ़ी से सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने के काम में लगे हुए थे, इसलिए फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले मराठी में अध्ययन किए और बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी उनको। जब पढ़ने का अवसर मिला तो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। लोगों के कहने से उनके पिताजी ने बीच में उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिए थे। उनका विवाह 1840 में सावित्री बाई फुले से हुआ था। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद दिया था। बाद में उसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने उसको डॉक्टर बनाया। ज्योतिबा फुले जी का 13 वर्ष और सावित्री बाई फुले जी का 9 वर्ष की उम्र में दोनों का विवाह हुआ था। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। महात्मा फुले समाज में कुप्रथा, अंधश्रद्धा से समाज को निजात दिलाना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रदान करने में तथा स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने में किया। उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष के भेद से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश में पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखकर महात्मा फुले व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली प्रथम अध्यापिका रही, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी।
दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेविका की भावना रखने वाले थे तथा महात्मा फूले जी ने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उनकी शिक्षा के लिए फूले जी ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करने के लिए अपनी पत्नी को प्रेरित किए और कुछ लोग आरंभ से ही शिक्षा का विरोध करने लगे और फूले के पिता घर पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय के लिए काम रुक गया, लेकिन विषम परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1873 में स्थापित किया। उस समय समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने ब्राह्मणों पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया। इसे मुंबई उच्च न्यायालय से मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा भोसला का पुतला, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि थी। और मैं अपने कविता के माध्यम से कुछ बोलना चाहूंगी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को करती हूँ नमन वंदन। राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले को करती हूँ नमन वंदन। नारी को शिक्षित कर दिए, नारी को शिक्षित कर दिए, जीने को मान सम्मान। खुद संघर्षरत रहे, पढ़ सके मात्र 7वीं क्लास। खुद संघर्षरत रहे, पढ़ सके मात्र 7वीं क्लास। अगड़ी पिछली का भेद न किया, आपने किया सबका विकास, आपने किया सबका विकास। मुर्दों में जान फूंक दी, मुर्दों में जान फूंक दी, काली रात्रि का हुआ अंत। चारों दिशा शिक्षा का प्रकाश फैला, चारों दिशा शिक्षा का प्रकाश फैला। नई किरण का हुआ आगाज, नई किरण का हुआ आगाज। मृत्यु का ना तनिक भय था, मृत्यु का ना तनिक भय था, दे दिए शिक्षा का ज्ञान। नतमस्तक हो चरणों पर गिरे, नतमस्तक हो चरणों पर गिरे। आपने दिया अभय दान, आपने दिया अभय दान। ज्योतिबा फूले जी ने संगठन के संघर्ष के कारण सरकार से एकता कल्चर एक्ट पास किया। धर्म समाज तथा परंपराओं के सत्य के सामने लाने हेतु उन्होंने अपने अनेकों पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महत्व कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के जनक कहकर गौरव का सम्मान दिया। महात्मा फूले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए भी 1854 में एक घर बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लिए हमेशा खुले रखे। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों को डालती है उससे बच्चों का भविष्य निहित होता है, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना अनिवार्य है। 1856 में ज्योतिबा फूले को मारने की कोशिश की गई। मारने वाले अपनी गलती का एहसास हुआ और ज्योतिबा फूले के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कहा, मुझे मारने से तुम्हें खुशी होती है तो और पैसा मिलता है तो मुझे जरूर मार दो। इस वाणी को सुनते ही उन लोगों ने नतमस्तक हो लिए। सन 1863 बाल हत्या रोकथाम के लिए एक संगठन बनाया तथा सन 1864 में गोखले गार्डन में विधवा विवाह होने में उन्होंने मदद की। 24 सितंबर
1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जगह जगह दलितों तथा लड़कियों के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया। सन 1876 से 1882 तक महात्मा फुले ने पुणे नगर निगम में सदस्य थे। साल 1880 में शराब की दुकानों की शुरुआत करने का उन्होंने विरोध किया। 1882 में विलियम हंटर शिक्षा आयोग के सामने एक बयान दिया जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की मांग की गई। 11 मई 1888 में मुंबई के कोलीवाड़ा में लोगों ने राव बहादुर विठलराव वंडेकर इनके हाथों सम्मानित कर महात्मा की उपाधि दी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योति फुले को आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब ने कहा, महात्मा फुले गार्डन इंडिया के सबसे महान शूद्र थे, जिन्होंने पिछड़ी जाति के हिंदुओं को अगड़ी जाति के हिंदुओं के गुलाम होने के प्रति जागरूक कराया, जिन्होंने यह शिक्षा दी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत के स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। फुले कहते थे, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का रास्ता और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का रास्ता है। मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम धर्म, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण वैज्ञानिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तय हमको करना है कि हमें कहाँ जाना है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर विचारों के साथ में ज्योतिबा फुले की जीवनी पर अपने प्रकाश डालने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजीव बंजारे साहब के पास जाना चाहूंगा। राजीव बंजारे साहब, जैसा कि अभी रेखा जी ने बहुत अच्छे विचार उनके जीवनी के संदर्भ में बातें रखी है, मैं चाहूंगा कि आप भी जो ऐसे सत्य महापुरुष जो समय समय पर पैदा हुए हैं, उनका जीवन मानव कल्याण के लिए हुआ है, जो ज्योतिबा फुले की अगर हम जीवनी को पढ़े तो पूरा जीवन उनके लिए समाज के लिए समर्पित रहा है। ऐसे महामानव को हम आज के इस डिबेट में परिचर्चा पे ला करके उनके जीवन को, उनके दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। मैं चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब विस्तार से ज्योतिबा फुले के बारे में, उनके जीवनी के संदर्भ में अपनी बात रखें। बंजारे सर, बंजारे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। हेलो, मुझे लगता है बंजारे सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। इससे पहले मैं कामिनी पुरेना जी से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को खोले और आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाए। ज्योतिराव गुरु की जी बंजारे सर, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। जी बंजारे जी, अगर आप बिजी हैं तो मैं कामिनी पुरेना, नेट चला गया सर, थोड़ा सा मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ। तो महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। शिक्षा के अग्रदूत, जातिवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले, महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देकर अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फुले को देश की प्रथम महिला शिक्षक बनाने वाले बाबा साहब ने, जिन्होंने अपने जीवन में तीसरा गुरु माना, ऐसे महापुरुष ज्योतिराव फुले को उनके जन्म जयंती पर सत सत नमन एवं आपको हार्दिक बधाइयाँ। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई के साथ मंगल कामना भी। हमारे पूर्व वक्ता दीदी रेखा कौशिक ने तो एक अच्छा से
उनका एक परिचय दे दिया। मैं इसके और आगे कुछ जानकारी देना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिराव फुले सतारा में तो जन्म हुए 1827 में, पर इनके जो पिताजी जो थे मुंबई चले गए थे और वहां जाकर एक फूल की गजरा बनाकर बेचते थे और उस गजरे के द्वारा ही, गजरे के अलावा क्या, एक बुके भी बनाते थे। तो बुके को उनके पिताजी गोविंदराव फुले जी ने ऑफिस में सजाने के लिए, अंग्रेजों के ऑफिस में सजाने के लिए ले जाते थे। इनका एक रोज का ही ऐसा था कि डेली सुबह उठते और ऑफिस, अंग्रेजों के ऑफिस में चले जाते थे और उसको सजाते थे। तो एक दिन ज्योतिराव फुले ने भी अपने पिताजी के साथ हट करके, जिद करके उनके साथ चला गया। उस ऑफिस में इनको देख करके, ज्योतिराव फुले को देख करके अंग्रेज अफसर ने उनके सिर पर हाथ फेरा और ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय लगभग वो 6 साल के थे और 6 से 7 साल के उम्र में उसको पूछा ये क्या करता है। उसने बताया कुछ नहीं करता, मेरे साथ रहता है। तो उसको पढ़ाई क्यों नहीं कराया, ऐसे पूछा उसने। तो उसने बताया, गोविंदराव फुले जी ने बताया कि हम शूद्र समाज के हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हमें कोई पढ़ाता नहीं है। तो अंग्रेज अफसर ने उनको कहा कि नहीं, इस स्कूल में चले जाइए, आप वहां पे पढ़ाइए इसको। तो वहां पे गया तो वहां पे शिक्षक जो थे वो ब्राह्मण समाज के थे, पढ़ाने के लिए नानुकुर कर रहे थे। परंतु उसने बताया किसने भेजा, तो उसने बताया कि अंग्रेज अफसर ने भेजा है उसको। ऐसे करके तो उसको पढ़ाई लिखाई के लिए मजबूर हो गए और पढ़ाना चालू किए। इस तरह से, क्योंकि वो अंग्रेजों का ही स्कूल था, शिक्षक जरूर उनके ब्राह्मण समाज के थे पर अंग्रेजों को ही स्कूल था और उसमें सभी लोगों को तो नहीं पढ़ाते थे, एक उच्च सवर्ण लोगों को पढ़ाते थे। क्योंकि अंग्रेजों को एहसास होने नहीं दिया गया कि वहां पे किस लोगों को पढ़ाते थे, क्या करते थे। तो वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी, बाकी लोग को पढ़ने लिखने का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तो वहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले तो बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे। उनके पास काफी ये बहुत ही मुश्किल से मिलता था। तो उसने अपने बुद्धि के माध्यम से पूरा याद कर लेते थे, जो गुरुजी उसको बताते थे, शिक्षक उसको जानकारी देते थे, उसको से अच्छे से लिख पाते थे और जैसे तैसे करके अपनी नोट्स, मतलब कॉपियां भी बना करके तैयार कर देते थे और क्लास में अव्वल रहते थे। तो उनके सहपाठी रहे राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग, उनके जो सहपाठी रहे उनसे वो अपना होमवर्क कराते थे, गृह कार्य कराते थे कि मेरा भी गृह कार्य कर दिया कर। क्योंकि वो तो पढ़ने लिखने में उतने कुछ नहीं थे, उनके लोग जो थे, तो इन्हीं के द्वारा ही राजपूत के लड़के और इनके ब्राह्मण के लड़के लोग इनके होमवर्क करा करके शिक्षक के डांट से बच जाते थे। ऐसे इस तरह से ऐसे करते करते ब्राह्मणों और राजपूतों के लड़कों से अच्छी खासी दोस्ती हो गया था और एक पल भी उनके साथ नहीं रह पाते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण का लड़के का शादी था, इनको भी बुलाया गया कि मेरे शादी में आना। तो गए उनके शादी में, तो उनके ब्राह्मण समाज के जो कुछ प्रमुख लोग थे उनको बोला तुम कैसे इधर आ गए, उनको डांटा फटकारा, तुम शूद्र समाज के हो, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले उनके आगे पीछे चलते थे, क्योंकि
उस बारात में दूल्हे के सिवा कोई दूसरा था ही नहीं, तो वो पहचान का कोई था नहीं, तो उसके आगे पीछे ही वो चलते फिरते थे। तो वही दूसरे को इन लोगों को खटकता था कि ये कैसे आ गया। उनकी एक पहचान थी कि ये धोती जो पहन के गए थे वो जो है घुटने के आसपास था, और ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के जो लोग थे अपने धोती जो है टखने तक या एकदम नीचे पैर के नीचे तक पहनते थे, तो अलग से पहचाना जाता था कि ये शूद्र समाज का है, और उसको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करके यहाँ से धक्का मार दिया और निकाला। तो निकलने के पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनको कहा कि मैं तो एक मानव हूं और मानव के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो, आपके साथ इस बारात में जानवर भी आए हुए हैं जो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करते, जैसे घोड़े आदि उनके साथ किसी प्रकार की सलूक नहीं करते हैं, और रोते हुए घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं तो ये आप बीती जो घटना घटी उनको अपने पिताजी गोविंदराव जी को बताते हैं। उसने बताया, बेटा तुम कैसे चले गए, ये बड़े लोग की शादी है, हमको जाना नहीं चाहिए, हम शूद्र समाज के हैं और हमें आप तुमको तो अपमानित करके ही भेजा। वो तो हाथियों के पैर से रंधवा देते थे और मार डालते थे। उसको बहुत ही उसको आत्मठेस लगा, इतना आत्मठेस लगा कि वो रात भर सोया नहीं, और आत्मठेस लगने के कारण वो जब सोया नहीं तो उसने क्या किया कि अब मैं किस तरह से जिंदा रहूंगा, आत्महत्या करने का प्लान बना लिया था, और रात होने के कारण वो जा नहीं पा रहे थे। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जैसे सुबह हुआ, जिसको भोर बोलते हैं, वैसे ही वो सुबह सुबह नदी के किनारे जो मूला मुठा के नाम से पुणे में है, वो वहां पे गया और उस नदी में वो छलांग लगाने ही वाला था। वैसे ही पीछे से हंसने की आवाज आया, वो महिला की आवाज थी। पीछे मुड़कर देखा कि वो महिला कौन है, कैसे हंस रहे हैं ऐसा करके, तो उनकी दशा को देख करके बहुत ही व्याकुल हुआ। और वो जो है सफाई करने वाले निगम के कर्मचारी थे, और उसके हाथ में झाड़ू, पीछे कमर में झाड़ू, और मुंह में उसके एक जिसको एक हंडी बोलते हैं, ठेकुआ जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ था। वो इसीलिए लगा रखा था, वो नगर की सफाई तो करने के लिए हाथ में लगा हुआ था, पीछे जो उसके पैर के निशान जो पड़ जाते थे उनको मिटाने के लिए कमर में एक झाड़ू बांधा हुआ था, और वो इधर उधर कहीं ना थूके इसलिए उसके मुंह में गले में एक ठेकुआ बांध दिया जाता था, और ठेकुए से उसमें वही थूकते थे। तो उनको देख करके बहुत व्याकुल हुआ, और उसे देख करके जानकारी लिया, तो बताया कि हम शूद्र समाज के हैं, हमारी दशा ऐसी है, वाल्मीकि समाज के ऐसा करके उसने बताया। तो बोला, उसने सोचा ये तो अनजान लोग हैं, किसी भी चीज को जानते नहीं है, मैंने तो सब कुछ जान लिया कि मेरे साथ भेदभाव हुआ करके, यह तो अनपढ़ अज्ञान भी है, इनको कुछ नहीं जानकारी है। तो मैं इस तरह के महिलाओं को मैं शिक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो अपना घर चला गया। और घर जा करके जब वो पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर लिया, तब एक संकल्प किया, सबसे पहले मैं ये दबे कुचले लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाने का काम करूंगा। वो चाहते तो उस समय इतना पढ़ लिख चुके थे कि वो अंग्रेज के उसमें ऑफिस में वो सरकारी नौकरी कर सकते थे, परंतु उसने एक दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। जब वो पढ़ लिख गए तो सोचा मैं किसको पढ़ाऊं सबसे पहले, तो देखा कोई पढ़ने वाले नहीं थे। तो उस समय अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाने का काम किया, और पढ़ा करके वो अपनी पढ़ाने का काम किया। और इस तरह से दोनों जो है, एक माता सावित्री बाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का काम किया,
और महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस शहर में दबे कुचले लोगों के पुरुषों को बालिका को लड़कों को पढ़ाने का काम किया और बालिकाओं को पढ़ाने का काम माता सावित्री बाई फुले ने किया। और जब माता सावित्री बाई फुले जब पढ़ने जाती थी तो उनके घटने से बहुत वो व्याकुल हो गई थी। इस तरह से व्याकुल हो गई थी कि उसके कीचड़ और गंदे नाली के मल से भी उसे फेंक कर मारते थे और उसको अपशब्द से बोलते थे, तू कलंकनी है और जो हमारे पढ़ लिख करके तुम क्या करेगी, हमारे समाज का कलंकनी है, ऐसे करके बोलते थे। तो इस तरह से उसको बहुत अपमानित हुआ और जा करके बहुत ही उस दिन उद्वेलित हो गई और महात्मा ज्योतिराव फुले ने उसको भाप लिया और भाप करके उसने उनके भावना को जान करके उसने बोला ये घटना हमारे साथ होते रहती है, आप इस तरह से कुछ मत करो करके। और सबसे पहले ऐसा ही नहीं कि वो किसी प्रकार के साथ भेदभाव करती थी और ये दोनों पति पत्नी ने मिल करके सत्य शोधन जो 1800 दीदी बताई है, 1800 में एक 73 से 87 कुछ बताई है दीदी ने, तो वहां पर एक सत्य शोधक संस्था की जो समाज जो कल्याण के लिए जो दबे कुचले लोगों के लिए एक सत्य शोधक करके एक संस्था खोला और उनके द्वारा सही मार्गदर्शन महिलाओं को दी जाती थी। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक दृढ़ निश्चय किया कि हम दोनों ने मिलकर अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे और दृढ़ निश्चय किया कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो दोनों ने एक निश्चय किया और बाद में उसने एक विधवा महिला जो ब्राह्मण समाज की थी, वो बहुत प्रताड़ित थी और प्रताड़ित होकर के गर्भवती हो गई थी और गर्भवती होने के कारण उसको घर से निकाल दिया गया था। वो रो रही थी तो उसको देख करके बहुत उद्वेलित हुए। दोनों पत्नी पत्नी ने मिल करके अपने घर लाया और उसको अपनी बहन की तरह रखा और रख करके उससे जो बच्चा पैदा हुए जिसे गोविंद के नाम से जाना जाता था, उसको भी पढ़ा लिखा करके और एक डॉक्टर बनाए और डॉक्टर बना करके अब 3 लोग एक साथ काम करने लगे। उनके लड़का डॉक्टर का काम सेवा करते थे, ये समाज सेवी करते, पढ़ाने लिखाने काम करते थे। इस तरह से ये हमारे जो समाज में इनका बहुत ही जबरदस्त योगदान था, जिसको हमें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और ये राष्ट्रपिता के नाम से जानते हुए अंग्रेजों ने इसको एक 1833 में स्त्री शिक्षा के एक महान कार्य करने के लिए अद्यजनक कहकर एक गौरवान्वित किया था। और इनके जो पुस्तक थे, बहुत सारे पुस्तक भी लिखे थे जो हमारे पूर्व जो जानकारी दी है, जैसे गुलामगिरी है, तीती रत्न है, छत्रपति जी और किसान के कोड़े और ये राजा भोसले का पखवाड़ा, ये अछूतों की और बहुत सारी पुस्तकें इसने लिख करके और सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट पास करवाया गया। किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्ट पास कराया गया। धर्म और समाज की परंपराओं और सत्य को सामने लाने के लिए उन्होंने इस तरह से अनेक पुस्तकों का उल्लेख किया और समाज को गौरवान्वित करा, जो हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जन्मदिन और इनके सब कुछ को हम भुला नहीं सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता है और तभी हम सबको पढ़ने लिखने का, बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत शुक्रिया राजेश बंजारे साहब, बहुत विस्तार से महात्मा फुले साहब की जीवनी को, उनके जीवन पर्यंत जो संघर्ष रहा है उसको आपने बखूबी आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और अगली वक्ता के रूप में फिर से कामनी पुराना जी को आमंत्रित करता हूं कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के संदर्भ में, जीवनी के संदर्भ में जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया
इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करें कामिनी पुरोहित। जी जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती के आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं उनकी विचार को अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी सर। समाज सेवा की बीड़ा उठाया है, समाज सेवा का बीड़ा उठाया है तो सेवा तो करना पड़ेगा। समाज सेवा का बीड़ा उठाया है तो समाज सेवा तो करना पड़ेगा, कभी खुद आगे आना पड़ेगा, कभी दूसरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। समाज सेवा का बीड़ा उठाया है तो समाज सेवा तो करना ही पड़ेगा, कभी खुद आगे आना पड़ेगा, कभी दूसरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग तो रोड़ा में बनेंगे राहों पर, कुछ लोग तो रोड़ा बनेंगे राहों पर, उनको उनके दिलों में भी समाज सेवा को जगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो रोड़ा बनेंगे राहों पर, उनके दिलों में भी समाज सेवा को जगाना पड़ेगा। मिलेंगे कुछ विचारों के विरोधी, मिलेंगे कुछ विचारों के विरोधी, उनको भी कदम से कदम मिलाकर के समझाना पड़ेगा। कुछ मिलेंगे विचारों के विरोधी, उनको भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए समझाना पड़ेगा। एक पग मिलाते बढ़ते चलेंगे हम, एक एक पग मिलाते बढ़ते चलेंगे हम, सबके जीवन में खुशहाली को तो लाना पड़ेगा। एक एक पग मिलाते बढ़ते चलेंगे हम, सबके जीवन में खुशहाली को तो लाना पड़ेगा। छुरी तलवार लड़ाई झगड़े से नहीं, छुरी तलवार लड़ाई झगड़े से नहीं, कलम की तलवार से सम्मान दिलाना पड़ेगा, कलम की तलवार से सम्मान दिलाना पड़ेगा। नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, मजहब से उठकर इंसानियत की नजर से देख, नफरतें खत्म हो जाएंगे गालिब, मजहब से उठकर इंसानियत की नजर से देख। मजहब के नाम पर दंगा फसाद क्यों करते हो, मजहब के नाम पर दंगा फसाद क्यों करते हो, जाति पाति से उठकर एक बार प्रेम से गले लगा करते देख, जाति पाति से उठकर एक बार प्रेम से गले लगा करते देख। इस प्रकार जो फुले की विचारधारा को और उनकी जीवन को अपनी बताना चाहते हैं। ज्योतिराव फुले गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए सगुणाबाई नामक एक दाई से को लगाया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं। एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अनन्य प्रतिभाओं के धनी थे। इनका नाम फुले कैसे पड़ा उनका भी बताना चाहूंगी सर। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से आकर यहाँ बसा, यहाँ आकर फूलों का काम शुरू किया और उससे गजरा व माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया, इसलिए फुले के नाम से जाने जाते हैं। इनका विवाह सन 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले से हुआ। ये बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और दलितों की शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने उद्देश्य को दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किया। महात्मा ज्योतिराव फुले जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उन्हें पढ़ने की ललक थी। घर के कार्यों को करने के बाद जो समय बचता था उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों की चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों को बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ये शोषण की व्यवस्था है और ये सब इनका पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक समाज की निर्मित नए समाज का निर्माण करना असंभव है, ऐसा वो मानते थे। ऐसी वो भूमिका निभाए। वो पहले ही भारतीय थे जो जाति व्यवस्था निर्मूलन की कल्पना की और आंदोलन किए, उसी वजह से वे आज जनक साबित हुए हैं। महात्मा फुले
अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेज राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक व्यवस्था, समानता की व्यवस्था के नए बीज बोए जा रहे थे। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने खुद के घर में दरवाजे सभी जाति या वर्ण व्यवस्था के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे थे। ज्योतिराव फुले मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो एक अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन फुले ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। इन दोनों स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा सीमित था। उस समय पढ़ने लिखने का सवाल भी नहीं उठता था। दुर्भाग्य से विधवा हो जाती तो उनके साथ अन्याय होता था। जब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी हुई रहेंगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं को पढ़ने पर जोर दिया। उनका विचार था वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती जब तक बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। उन्होंने नवयुवक को आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा मुक्त करे और एक सुंदर सुदृढ़ समाज का निर्माण करे। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इन सबसे अच्छी सेवा ईश्वर की सेवा होती है। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फुले के आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। मैं आज के इस परिचर्चा को संक्षिप्त में कम शब्दों में आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर रेखा जी को और रंजन बंजारे को देना चाहूंगा। संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी, महात्मा फुले ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, शोषण, पाखंड, अंधविश्वास, अशिक्षा, वर्ण भेद तथा अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के अथक प्रयास किए। एक बार अपने सखा की शादी में अगड़ी जाति के जो गए थे, जिसका बंजारे भाई ने भी जिक्र किया है, तो उससे वो उद्वेलित होकर उन्होंने सोचा कि जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है तभी हम सबको ऐसा अपमानित महसूस होता है या अपमानित करते हैं लोग, तो इसका मूल कारण अशिक्षा है। तो अपमानित होने के बावजूद जब एक महिला को खिलखिलाते हंसते हुए देखे तो वो उद्वेलित हो उठे। और उस टाइम जातिगत व्यवस्था बहुत ही हावी था। शूद्रों को न तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, न तो धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा दिए और उसी कड़ी में उन्होंने ज्योतिबा फुले ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। उसके बारे में सोचा कि इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बाकी दूसरा तो बाद में करेंगे, हमें खुद का रिस्पेक्ट खुद से करना आना चाहिए। और इसके लिए लोगों को ज्ञान की जरूरत है, ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, अर्थात शिक्षित करना पड़ेगा। अगड़ी जाति के लोगों ने जानबूझकर लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर रखा था और धर्म ग्रंथ लिखकर हमारे लोगों को गुमराह किया था। शिक्षा के अभाव में लोग गुमराह होते थे, इसलिए ज्योतिबा फुले ने सभी लोगों को शिक्षा देने का निर्णय लिया। क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के शासन काल के समय भी हमारे जो राजा महाराजा थे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी अपमानित किए। छत्रपति संभाजी महाराज, उनको भी अपमानित किए। और फुले जी भी ऊंच नीच व्यवहार का, मतलब उसके खिलाफ भी ऊंच नीच व्यवहार का भेदभाव उनके साथ भी हुआ। वो समानता का अधिकार सबको मिले, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने पहला पाठशाला अहिल्या आश्रम खोला। इसमें लड़कियों को महत्व दिया, क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी तो दोनों कुल को पढ़ा सकती हैं, अर्थात दोनों कुल को रोशन करेंगी, शिक्षित करेंगी। और सही गलत में जो अंतर सिखाता है उसे एजुकेशन कहते हैं। सही के लिए संघर्ष करना और गलत के लिए विरोध करना, ये उनका मेन उद्देश्य था। पेशवाई चरम सीमा पर थे।
उस समय उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो उसमें मात्र 6 लड़की पढ़ने आई। 6 लड़कियों में 4 ब्राह्मण लड़की थी और 2 अन्य समाज की थी। आजकल लिखे पढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, जो पूर्व में लिखे हैं उसे पढ़कर सत्य मानते हैं। फूले जी ने शिक्षा के बाद साहित्य का निर्माण किया, क्योंकि साहित्य एक ऐसा चीज है जो लोगों के दिल दिमाग में घर करती है, अर्थात आसानी से समझ आता है। तीसरा कि महिला गुलाम तो परिवार गुलाम, और महिला आजाद तो देश आजाद और परिवार आजाद, ऐसा उनका मानना था। फूले जी ने महिलाओं के प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण रखते थे। इसमें अपने कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगी। कीचड़ गोबर से राह डिगा न सके, कीचड़ गोबर से राह डिगा न सके, घर से हो गए बेघर, आत्मविश्वास से निडर बढ़ते रहे, आत्मविश्वास से निडर बढ़ते रहे, कर्तव्य पथ पर रहे अग्रसर। बाल विवाह को रोक लगाया, विधवा विवाह को दिया बल, बाल विवाह को रोक लगाया, विधवा विवाह को दिया बल। उम्र में ना हो ज्यादा अंतर, उम्र में ना हो ज्यादा अंतर, विधवा नहीं होंगी बहुएं कल, विधवा नहीं होंगी बहुएं कल। पिता की तरह बनकर फर्ज निभाया, पिता की तरह बनकर फर्ज निभाया, विधवा गृह का दिया आधार, शोषित पीड़ित समाज को जगाया, शोषित पीड़ित समाज के लोगों को जगाया, सत्य शोधक बनाया समाज, सत्य शोधक बनाया समाज। उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज को भी विलुप्त कर दिया गया था इतिहास के पन्नों पर, और तो उस टाइम रायगढ़ में जाकर छत्रपति शिवाजी की महाराज की समाधि को खोजकर उन्होंने उस पर फूल चढ़ाया। पहले सबसे शुरुआत उन्होंने जयंती की शुरुआत 1869 में ज्योतिबा फूले जी ने शिवाजी की महाराज की जयंती की शुरुआत की उन्होंने, और उस पर किताब भी लिखा। घर को त्यागना पड़ा, परिवार को त्यागना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक काम जो नहीं त्यागा वो है समाज को नहीं त्यागा, और अनवरत अपने कार्य को करते रहे, अपने मकसद पर डटे रहे। और इसी तरह 28 नवंबर 1890 में उस महान विभूति ने अंतिम सांस ली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, सत्य में विलीन हो गए। और हम आज उनको सत नमन भी करते हैं जन्म जयंती के अवसर पर। और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज की इस परिचर्चा को हम एकदम समाप्त करने की समय हमारा हो चुका है। मैं कम शब्दों में कामिनी जी से और राजेंद्र बंजारे से आज के सिर्फ एक संदेश के रूप में, सारांश के रूप में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र बंजारे जी, उसके बाद कामिनी पुरोहित जी। सतनाम। जी, महात्मा ज्योतिराव फूले सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों में से इतना संघर्ष करते हुए राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए थे, और 1857 के सैनिक विद्रोह के असफल होने पर भारत की राजनीति सत्ता, जिसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर किया, और साथ ही ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और किसान का कोड़ा में सरकार की आर्थिक नीतियों तथा करों का बोझ किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को एक विस्तृत विवरण दिया था। और गुलामगिरी में वो धर्म के नाम पर जो ब्राह्मण शूद्र के किसी भी छोटे बड़े काम में हस्तक्षेप करता था, घर खेत खलियान कोर्ट कचहरी कहीं भी जाए ब्राह्मण वहां मौजूद होगा, और किसी न किसी बहाने अपनी धूर्तता बुद्धि से शूद्र को जितना भी वो शोषण करते थे और क्रोध होते थे। इस तरह से महात्मा फूले ने अति सुदृढ़ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर ब्राह्मणों के वर्चस्व से चिंतित थे। वे जानते थे कि
पिछले कई सौ वर्ष से भारत की राजनीतिक सत्ता के मालिक भले ही बदलते रहे, लेकिन सामाजिक और धार्मिक सत्ता पर सवर्णों का नियंत्रण तनिक भी उसे ढीला नहीं कर पाया और ब्रिटिश क्राउन के अधीन इतिहास को दोहराते हुए अग्रसर हो गए और महात्मा फुले को पैनी दृष्टि से परिघटना को समय रहते भाप लिया और ब्रिटिश सरकार ने शूद्रों अति शूद्रों के शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था करने तथा सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों के वर्चस्व को कम करने की मांग करते हुए 19 अक्टूबर 1822 को हंटर कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अपने मांग पत्र में कहा गया कि उच्च वर्गों को सरकारी शिक्षा पद्धति प्रवृत्ति इस बात से दिखाई देती है कि सरकार वरिष्ठ पदों पर इनके वर्चस्व को ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित जो हो चुका है, यदि जनता का सचमुच ही कल्याण चाहती है तो उनके अनेक दोषों का निवारण करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है तथा उसको दोषों को निवारण करने के लिए दूसरी जाति के थोड़े थोड़े लोगों को नियुक्ति करके दिन बढ़त बढ़ाने का काम किया और एक विज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें उसने महार मांग और अन्य छोटी जातियों के लोगों को जातीयता के कारण विद्यालयों में पूर्णतः अलग रखा गया क्योंकि उच्च वर्गीय बच्चे के साथ उन्हें बैठाया नहीं जाता था। इसलिए सरकार ने उनके लिए अलग से विद्यालय खोले, परंतु ऐसे विद्यालय केवल बड़े ही शहर में दिखाई देते थे। जो 5000 से अधिक बस्ती वाले पुणे के एक विद्यालय था, वहां पर मात्र 30 विद्यार्थी ही उपस्थित रहते थे। इसमें शिक्षा के अधिकारियों के लिए यह बात अशोभनीय लगता था, इसलिए सरकार से उसने निवेदन किया कि महार, भांग आदि अन्य छोटी जाति के लोगों को उनके ही बस्ती में उनके लिए एक विद्यालय खोलने की एक मांग किया और वहां पर वो स्कूल खोलने का काम किया। इस तरह से 3 ही स्कूल उसने खोला और खोल करके समाज सेवा में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अतः हम सब कह सकते हैं शिक्षा के जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले को राष्ट्रपिता के नाम से लोग उसको जानते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन बंजारे साहब। मैं लास्ट में संक्षिप्त में कामनी पुराना की प्रतिक्रिया लेता हूँ, बाद आज की कार्यक्रम। जी पुनः आप सभी को सादर नमन। मैं पॉइंट पर बताना चाहूंगी उनके सामाजिक कार्य को। सर 24 सितंबर 1873 ईस्वी को उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की मुखालफत की। तीसरा है समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के घोर विरोध किए। चौथा, उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किए। बाल विवाह का विरोध किया। वे विधवा पुनर्विवाह पर समर्थक थे। साहित्य में गुलामगिरी, छत्रपति अछूतों की कैफियत, किसान का घोड़ा, तृतीय रत्न ये उनके प्रमुख साहित्य ग्रंथ है। सर महात्मा की उपाधि उनको 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना के बाद लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1818 ईस्वी को विदुलराव कृष्णजी वंडेकर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु जो है सर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इनसे अपने माता पिता की भी समाज सेवा के कार्य को भी आगे बढ़ाया। 1988 में उन्होंने लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितैषियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा काम साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों ही
दोनों आप लोगों के हवाले करता हूँ। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ सर। जय भारत, जय जी, छत्तीसगढ़। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रेखा जी का, राजेंद्र बंजारे सबका, कामनी जी का। तीनों मेहमानों ने ज्योतिबा फुले जी की जीवनी पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। आने वाले समय में हम उनके जो लिखे गए किताब है उनके बारे में भी हम इस एपिसोड के माध्यम से परिचर्चा को लेकर के आएंगे। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके ऐसे संत महापुरुषों की जीवनी को लेकर आप लोगों ने प्रकाश डाला आज के इस मंच पटल पर। मैं कार्यक्रम के सौजन्य हमारे मेघ जी को, कृपाल सिंह भाटिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्पेशल समय निकाला। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से गुजारिश भी करूंगा कि आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा अगर आपको पसंद आती है तो अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।